नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन। मैं दीपक त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल दीपक त्रिपाठी पर भारतीय इतिहास के वीडियो सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश के जो राजा आए थे उन्होंने किस प्रकार से शासन किया था और जनता के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी और उन्होंने अपने साम्राज्य को कहां कहां तक विस्तृत किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर सीरीज़ 8 में दिल्ली सल्तनत की एक नई शुरुआत करते हैं। और अब तक मैंने आप लोगों को मोहम्मद घोरी तक पढ़ाया था कि किस प्रकार मोहम्मद घोरी की मृत्यु होती है और मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद में मोहम्मद घोरी का गुलाम दामाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और भारत में शासन की एक नई रूपरेखा बना करके शासन स्थापित करता है। आइए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। देखिए दोस्तों, आपके सामने पीडीएफ आ चुकी है और आपके सामने चैप्टर भी स्पष्ट आपको नज़र आ रहा होगा। दिल्ली सल्तनत, देखिए दिल्ली सल्तनत का जो बीजारोपण होता है, देखिए बीजारोपण का मतलब ये होता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का जो मूलभूत जो जहाँ से ये पता चलता है कि इस समय के बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जो भी कंडीशंस थी वो एकदम क्लियर हो चुकी थी। तो वो था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में जो हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। हमने चर्चा करी थी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच होता है। इसमें चौहान वंश के एक सम्राट जो शासक होते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो उनका इस युद्ध में पराजय हो जाती है और मोहम्मद घोरी को एक स्पष्ट रास्ता मिल जाता है भारत में शासन स्थापित करने का। तो तराइन के द्वितीय युद्ध से ही पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत का बीजारोपण हुआ था। परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के बीजारोपण के लिए कौन सा युद्ध प्रमुख माना जाता है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध माना जाता है जो 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद घोरी के हाथों अजमेर चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय की पराजय ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी। अब दिल्ली सल्तनत की अवधि के बारे में अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की अवधि कितनी मानी गई है, तो 1206 से 1526 ईस्वी तक मानी गई है। लगभग 320 से 321 साल तक मानी गई है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन होता है, तो संस्थापक होता है दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक नोट डाल रखा है मैंने। मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद में उसके गुलाम व दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश, देखिए यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दिल्ली सल्तनत को। आप लोगों को यह टॉपिक पूरा देखना है और ध्यान से समझ के करना है, क्योंकि अगर मध्यकालीन इतिहास में अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें से 5 प्रश्न कम से कम दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों से पूछे जाते हैं। अन्य जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मध्यकालीन में मुगल वंश से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश। देखिए दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 राजवंश हुए थे। कितने हुए थे? 5 राजवंश हुए थे। सबसे पहले बात करता हूं मैं गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, गुलाम वंश को इल्बरी वंश एवं मामूलक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। तो दिल्ली सल्तनत राजवंश के जो गुलाम वंश के जो संस्थापक माने गए, कौन माने गए? कुतुबुद्दीन ऐबक माने गए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय माना गया है वो कितना माना गया है? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक राज करते हैं। मतलब ये 4 साल ये अच्छे से शासन करते हैं। जबकि अगर मैं बात कहूं कि संपूर्ण गुलाम वंश का समय कितना माना गया, तो संपूर्ण गुलाम वंश का समय माना गया है 1206 से लेकर 1290 तक माना गया है। ठीक है, कुल कितनी अवधि मानी गई है, तो 84 वर्ष, यानी 84 वर्ष तक गुलाम वंश का शासन दिल्ली सल्तनत में रहता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन होते हैं? जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। खिलजी वंश का संपूर्ण शासन का जो समय माना गया वो कितना माना गया है? 1290 से लेकर 1230 ईस्वी तक माना गया है। जबकि हम बात करेंगे टोटल कितने सालों तक खिलजी वंश ने शासन किया था दिल्ली में, तो इसका आता है 30 वर्ष तक शासन किया था, जो सबसे कम माना गया है। मतलब दिल्ली सल्तनत में या फिर दिल्ली में
कौन सा वंश जो सबसे कम वर्षों तक शासन करता है, तो उसका आंसर हम बोलेंगे खिलजी वंश, मात्र 30 वर्ष तक शासन करता है। इसके संस्थापक कौन होते हैं? जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। और खिलजी वंश का संपूर्ण समय कितना माना गया है? 1290 ईस्वी से 1200 देखिए सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर सभी लोग 1320 करेंगे ना, ये मैंने मिस्टेक कर दिया था। तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक किसका वंश माना गया है? खिलजी वंश का समय माना गया है। ठीक है, यहाँ आप करेक्शन कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ में बाद में करेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम तुगलक वंश की बात करते हैं। ठीक है, खिलजी वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन होते हैं? गयासुद्दीन तुगलक होते हैं। और तुगलक वंश का जो समय माना गया, कब से माना गया है? 1320 से 1414 ईस्वी तक माना गया है। कुल कितनी अवधि? 94 वर्ष, जो सबसे अधिक मानी गई है। यानी कि देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और क्लियर होता है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश का जो संपूर्ण समय माना गया है शासन का, वो कितना माना गया है? 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक माना गया है। यानी कुल मिलाकर के 94 ईयर्स माना गया है। 94 ईयर्स तक तुगलक वंश शासन करता है, जो सबसे अधिक माना गया है। तो प्रश्न आएगा कि कौन से वंश ने सर्वाधिक दिल्ली में शासन किया था? तो कौन था? तुगलक वंश था 94 ईयर्स से। और सबसे कम की बात करेंगे तो कौन सा आएगा? खिलजी वंश होता है, मात्र 30 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हम सैयद वंश के बारे में बात करते हैं। सैयद वंश के संस्थापक कौन होते हैं? सैयद खिज्र खान होते हैं। इन्होंने समय कब से, मतलब सैयद वंश का पूरा संपूर्ण समय कितना माना गया है शासन का? 1414 से 1451 ईस्वी तक माना गया है। और अवधि कितनी मानी गई है? मात्र 36 वर्ष मानी गई है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। इन्होंने लोधी वंश में संपूर्ण शासनकाल कितना माना गया है? 1451 से लेकर 1526 तक, यानी कुल 75 ईयर्स तक लोधी वंश ने शासन किया था दिल्ली में। ठीक है, अब दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि ये जो समय मैं आपको बता रहा हूँ, ये समय पर्टिकुलर एक राजा का नहीं है। लोधी वंश में जितने भी शासन हुए, जितने भी राजा हुए हैं, उन सभी का टोटल समय मैंने बताया कि लोधी वंश के सभी राजाओं का शासनकाल कितना माना गया है? 1451 से 1526 तक माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के संबंध में सामान्य जानकारी कि दिल्ली सल्तनत का उद्भव कैसे हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की कुल अवधि कितनी मानी गई है? 1206 से लेकर 1526 तक मानी गई है, अर्थात लगभग 320 वर्ष माने गए। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। देखिए, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में एक अंतर होता है। इसको यूं समझिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि मैंने एक स्कूल की ओपनिंग करी, एक विद्यालय मैंने खोला। ठीक है, तो मैंने विद्यालय खोला, उसकी शुरुआत तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन मेरे शासनकाल में क्या होता है कि मेरे जाने के बाद में एक व्यक्ति ऐसा आता है जो उस स्कूल को एक चरम सीमा पर लेके जाता है। मतलब उस स्कूल का नाम हर जगह हो जाता है, उसमें कई सारे सुधार होते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। मतलब ये होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो कर ली, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जब इल्तुतमिश शासन करने आएगा, तब दिल्ली सल्तनत की एक नई रूपरेखा बनाकर उसमें कई सारी व्यवस्थाओं का विकास करेगा, दिल्ली सल्तनत को विकास की ओर अग्रसर करेगा। तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संस्थापक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? तो 5 राजवंश हुए थे। कौन कौन से हुए थे? देखिए, अभी हमने बात करी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश हुए थे। ये इनका क्रम है। कभी कभी परीक्षा में ये क्रम पूछ लिया जाता है कि बढ़ते क्रम में बताओ। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनका समय कितना माना गया है? 1206 से लेकर 1290 तक माना गया है। ठीक है, कुल कितने वर्ष शासन किया? 84 वर्ष। इसी प्रकार खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी माने गए। खिलजी वंश का शासनकाल कुल कितने वर्ष रहता है? 30 वर्ष रहता है। इसी प्रकार तुगलक वंश की बात करेंगे तो तुगलक वंश के संस्थापक मैंने कौन बताए थे आपको? गयासुद्दीन तुगलक बताए थे, जो 1320 से लेकर 1414 तक, यानी कुल 94 वर्ष तक शासन करते हैं। इसी प्रकार सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान और लोधी वंश के संस्थापक कौन माने गए? बहलोल लोधी माने गए। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में देखिए कुछ शब्दावली आएगी आपको, 3 चीजें प्रमुख मिलेगी। एक मिलेगा सुल्तान।
सुल्तान का मतलब ये होता है वहाँ का राजा, जिसे कहते हैं वहाँ का प्रमुख होना, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हूँ, तो सुल्तान का मतलब ये हो गया कि अब मेरे से ऊपर वहाँ पर कोई बड़ा है ही नहीं, मैं जो भी हूँ मैं हूँ, मेरे शासन, मेरे जो जो भी आदेश होंगे उसको सभी को मानना जरूरी होगा। अब मैं बोलता हूँ अमीर, अमीर का मतलब क्या होगा? अमीर का मतलब पैसे वाले अमीर की बात नहीं हो रही है, या अमीर का मतलब होता था नौकरशाह। मतलब वर्तमान में जैसे भारत के प्रशासन की बात करता हूँ, जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? नौकरशाह कहलाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी नौकरी करने वाले जो लोग होते, जो वेतन पाकर अपनी नौकरी करते थे, वो सभी क्या कहलाएंगे? नौकरशाह कहलाएंगे। और बात करते हैं उलेमा की, बात करते हैं। उलेमा का मतलब ये होता है धर्म प्रमुख, ठीक है। मतलब जो दिल्ली सल्तनत में जो धर्म होते थे, उन धर्म के जो प्रमुख माने गए वो क्या कहलाते थे? उलेमा कहलाते थे। तो इन तीन शब्दों को महत्वपूर्ण ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए गुलाम वंश की, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज हम गुलाम वंश से। और पहले वंश को पहले वंश में आज एक राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश, गुलाम वंश का संपूर्ण समय का काल कितना माना गया है? 1206 से 1290 तक माना गया है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 वर्ष तक राज किया था, ठीक है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक के नाम से भी जानते हैं। कई बार प्रश्न सीधा सीधा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के नाम से ना आकर के कैसे पूछ लिया जाता है कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था, तो भी आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। देखिए कैसे समझिए। मोहम्मद घोरी कहाँ से आया था? मैंने आपको बताया था, मोहम्मद घोरी तुर्क प्रदेश का मुस्लिम था, जो क्या करता है? गजनवी में शासन स्थापित करता है और भारत में आक्रमण करने आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होता है? उसका दामाद होता है और साथ में गुलाम भी होता है। तो तुर्की राज्य का एक व्यक्ति जो भारत में आकर शासन कर रहा है, तो भारत में क्या कहलाए? तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहते हैं, या फिर इस वंश को, गुलाम वंश को आदि तुर्क वंश के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठता है और 1210 में क्या करता है? मतलब इसकी डेथ हो जाती है लाहौर में पोलो खेलते समय। तो इसका शासनकाल जो माना गया 1206 से 1210 ईस्वी तक माना गया है, ठीक है। अब कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सामान्य जानकारी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का दामाद, गुलाम और सिपह सालार था। सिपह सालार का मतलब होता है कमांडर, ठीक है। मतलब उसके शासन में सैनिक की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला एक महत्वपूर्ण कमांडर, ठीक है। 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद में। और कहाँ पर होता है ये? लाहौर में। और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? लाहौर में बनाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। कब बनाई थी? 24 जून 1206 को बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद घोरी का दामाद, गुलाम और सिपह सालार तीनों था। इसका कार्यकाल कितना माना गया है? 1206 से 1210 तक माना गया है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक सिपह सालार की उपाधि धारण की। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। अब आप कहोगे कि सर आपने आगे बताया कि दिल्ली सल्तनत में जो राजा बनता था वो सुल्तान की उपाधि धारण करता था, ठीक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्यों नहीं की? उसका कारण सुनना। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद घोरी का दामाद था। और कौन था? गुलाम था, ठीक है। तो गुलाम होने की वजह से ये क्या करता है कि मतलब अपने आप को राजा नहीं बोलता। ये कहता है मेरा राजा तो मोहम्मद घोरी है, जो मुझे जिसका मैं गुलाम हूँ। तो जब तक मैं उसकी गुलामी से आज़ाद नहीं होऊंगा तब तक मैं अपने आप को राजा नहीं कह सकता हूँ। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक या सिपह सालार की उपाधि धारण करके राजा बनता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो वो कौन हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। क्यों नहीं करी थी? क्योंकि यह मोहम्मद घोरी का गुलाम होता है, ठीक है। अन्य उपाधियां इसको कौन कौन सी दी गई? कुरान खां की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि कुरान पढ़ लेता था, कुरान का वाचन करता था। तो कुरान पढ़ने के कारण इसको कुरान खां की उपाधि दी गई। पील बख्श या लाख बख्श या लाखा बख्श भी कहते हैं इसकी उपाधि। एक उपाधि इसकी है पील बख्श, लाखा बख्श या लाख बख्श, क्योंकि बहुत बड़ा दानी था ये, कि ये गरीबों को काफ़ी दान करता था, धर्मों में काफ़ी पैसा खर्च करता था, इसलिए इसको पील बख्श या लाख बख्श की उपाधि भी इसको दी गई है। नेक्स्ट है हातिम ताई की उपाधि। तो हातिम ताई की उपाधि इसको मिन्हाज उस सिराज जो महान कवि है, ठीक है, उनके द्वारा इनको यह उपाधि दी गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं
अब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भारत में कुछ इस्लामी वास्तुकला का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो कौन कौन सी, देखिए वास्तुकला, आईएएस की जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वे विद्यार्थी जो आईएएस की या आरएस की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के सिलेबस में स्पष्ट लिखा होता है कि वास्तुकला के बारे में बताइए। तो दिल्ली सल्तनत के समय अगर वास्तुकला का चर्चन करेंगे, अगर हम चर्चा करेंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कौन कौन सी वास्तुकला आई थी, तो इसका इस्लामी वास्तुकला का सबसे ज़्यादा प्रभाव मिलता है, ठीक है। नंबर 1 बात करते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना था। सभी को पता है, आप सभी राजस्थान के निवासी है, ठीक है, भारत देश के निवासी, आपको अच्छे से पता है। देखिए अजमेर राजस्थान में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। यह संस्कृत पाठशाला या बौद्ध मठ के अवशेषों बनाई गई है। मतलब अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले क्या था? बौद्ध मठ या एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसको तुड़वा करके क्या बनाया गया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था, ठीक है। चौहान वंश के एक राजा थे, विग्रहराज चतुर्थ थे, ठीक है। उनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम था हरिकेली नाटक। उसकी कुछ पंक्तियां अढ़ाई दिन के झोपड़े में भी आज भी मिलती है, यानी उत्कीर्ण की हुई है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। यह संस्कृत पाठशाला और बौद्ध मठ के अवशेषों पर बनाई गई है। चौहान वंश के राजा थे विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली, ठीक है। तो उसकी कुछ पंक्तियां अढ़ाई दिन के झोपड़े में उत्कीर्ण मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कुव्वत उल इस्लाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भारत की पहली मस्जिद है, ठीक है ना। तो भारत में निर्मित होने वाली सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? कुव्वत उल इस्लाम। किसके समय में निर्मित हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय निर्मित हुई थी। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब ये जो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद बनाई गई, वो जैन मंदिर और वैष्णव मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि देखिए जितने भी जो भी इनके मंदिर या मस्जिद या कुछ बनाए गए थे, तो देखिए मंदिरों के अवशेषों पर बनाए गए थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी एक अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने भी आया था। तो वो क्या करता था? मंदिरों को तोड़ देता था और अपने गुलामों से कहता था कि जितने भी मंदिर है इनकी जगह पर मस्जिद बनाई जाए, ताकि लोगों का क्या हो? धर्म परिवर्तन के लिए उनका मन बने, ठीक है। इस प्रकार की नीति उस समय अपनाई गई थी कि मंदिरों को तोड़ो और मंदिरों के ऊपर ही मस्जिद बनाई जाए, ठीक है। इस्लामी वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या होती है? देखिए मानव और पशु आकृति का प्रयोग नहीं होता है। आपने देखा होगा मंदिरों में जाते होंगे आप, तो आपको वहाँ पर देवताओं के चित्र नजर आते हैं, पशुओं के चित्र नजर आते हैं, ठीक है। तो इस्लामी वास्तुकला में मानव और पशु की आकृति का कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। गुंबद निर्माण कला का प्रयोग किया। गुंबद का मतलब ये होता है कि देखिए आपने चीज देखी होगी, कुछ इस प्रकार से मंदिरों के ऊपर ऐसे गुंबद बने होते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? गुंबद निर्माण कला कहते हैं। या फिर ये इस प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। गुंबद इस प्रकार से भी, देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। गुंबद इस प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा, तो इसको गुंबद कहते हैं। कमल और स्वास्तिक का प्रयोग किया गया है। मतलब इस्लामी वास्तुकला में मानव और पशु आकृति का प्रयोग नहीं किया है, जबकि कमल और स्वास्तिक का प्रयोग किया है और गुंबद निर्माण की कला का वर्णन मिलता है, देखने को मिलती है, ठीक है। एक आता है मेहराब कला का नाम। मेहराब कला क्या होती है? देखिए आपने कुछ इस प्रकार की आकृति देखी होगी, ये इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की। तो ये जो आकृति कहलाती है, ये क्या कहलाती है? मेहराब निर्माण कला कहलाती है। मतलब गुंबद से पहले जो चीज बनती है उसको क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख कुतुब मीनार के बारे में। आपने कुतुब मीनार सुना होगा, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सूफी संत थे एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा, ठीक है। इनकी याद में, इनकी स्मृति में इसका नाम क्या रखा गया? कुतुब मीनार रखा गया। कई लोग ये कहते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया, लेकिन यह बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी यह बात कहती है कि एक सूफी संत है जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है ना, उनकी स्मृति में कुतुबुद्दीन इसका निर्माण करवाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नाम जो कुतुब मीनार रखा गया, उसका मूल कारण क्या बताया गया? ये बताया गया है, ठीक है ना। जबकि ये नहीं बिल्कुल मानेंगे कि कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखवाया था, ये बात गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुल 5 मंजिल है। देखिए 5 मंजिल का मतलब यहाँ पर ये सबसे एक कंसेप्ट है समझना। जैसे मैं बोलता हूँ ये कुतुब मीनार है, ठीक है, तो इसकी हो गई 1 मंजिल, मतलब ग्राउंड फ्लोर को भी इसमें नंबर 1 मंजिल माना गया है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो 5 मंजिल में ग्राउंड फ्लोर को भी मंजिल 1 माना गया है, ठीक है।
तो इसमें कुल 5 मंजिल है। प्रथम मंजिल का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मतलब इसकी 5 मंजिल का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करवाते। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? सिर्फ 1 मंजिल का निर्माण करवाया। यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे तब उस समय कुतुब मीनार की आकृति कैसी थी? ओनली इस प्रकार से ही उसकी आकृति हुआ करती। ठीक है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो मंजिल का निर्माण कराया वो किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। तो सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ये यहाँ तक किसने कराया? इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया। 1369 में इसका पहली बार जीर्णोद्धार करवाया गया। कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक इसका जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब ये होता है कि मान लो अगर इसमें कुछ टूट फूट हो गई है। देखिए 1369 में क्या हुआ था? बिजली गिर गई थी इसके ऊपर। ठीक है, बिजली गिर जाने की वजह से काफ़ी इसको क्षति पहुंची थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया? इसका जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, और साथ में क्या हुआ? 5वीं मंजिल भी इसमें बनवा दी। तो 5वीं मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। और पहली किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, 1505 में दूसरी बार इसका जीर्णोद्धार करवाया था सिकंदर लोदी ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि 1505 में भूकंप आया था जिसकी वजह से इसको क्षति हुई थी। ठीक है, 1803 में क्या होता है? एक अंग्रेज होते हैं, रॉबर्ट स्मिथ होते हैं, वो क्या कराते हैं? तीसरी बार जीर्णोद्धार करवाते हैं। ठीक है, और साथ ही में क्या करते हैं? एक टावर जुड़वाते हैं। ठीक है, टावर का मतलब होता है कि एक इस मतलब जैसे कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, यहाँ पर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बनाया, मतलब इससे अलग बनाया था लेकिन इसके पास में बनाया था। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं? स्मिथ फॉली कहते हैं। आज भी मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 1993 में यूनेस्को की इसे विश्व हेरिटेज की सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है ना, प्रश्न ये भी बन सकता है कि कुतुब मीनार को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? तो 1993 में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार लाल सोट के अवशेषों पर निर्मित है। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझेंगे। देखिए कुतुब मीनार के बारे में, देखिए कुतुब मीनार क्यों बनाई गई? ठीक है, तो संत, सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। वो इसकी पहली मंजिल बनवाता है, दूसरी, तीसरी, चौथी इन तीनों का निर्माण इल्तुतमिश करवाता है। 5वीं का जो निर्माण कराता है वो कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करवाता है। और साथ में क्या करता है? पहली बार क्या करवाता है? जीर्णोद्धार भी करवाता है। सिकंदर लोदी इसका दूसरी बार जीर्णोद्धार करवाते हैं। और रॉबर्ट स्मिथ तीसरी बार जीर्णोद्धार करवाते हैं और साथ में एक स्मिथ फॉली भी या टावर भी बनवाते हैं। क्लियर बात है। 1993 में क्या किया गया? इसको विश्व विरासत, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अन्य प्रमुख तथ्य कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक की उपाधि धारण करते समय अपने आप को गुलाम कहा था। मतलब उसने कहा था कि मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ, इसलिए मैं मलिक या सिपह सालार की उपाधि धारण करके ये पद शासन की बागडोर अपने हाथ में लेता हूँ। ठीक है, 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी की गुलामी से क्या कर दिया? दास्ता मुक्ति पत्र देकर मुक्त कर दिया था। काफी इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। 1206 में कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनता है। ठीक है, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता क्योंकि कहता है वो मैं मोहम्मद गोरी का गुलाम हूँ, इसलिए मैं सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करूँगा। 1208 में क्या कहता है? यह बात सुनकर 1208 में मोहम्मद गोरी का भतीजा होता है जिसका नाम होता है गयासुद्दीन मोहम्मद। वो कुतुबुद्दीन ऐबक को एक पत्र देता है जिसमें कहता है कि आपको मोहम्मद गोरी के गुलामी से आज़ाद कर दिया गया है, अब आप क्या कर सकते हो? अब आप सुल्तान की उपाधि धारण कर सकते हो। तो इसको आज़ाद कब किया गया था? मतलब इससे मुक्त कब किया था? 1208 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट 1210 में लाहौर में ये पोलो या चौगान खेलते समय क्या हो जाती? इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इस प्रकार गुलाम वंश के पहले राजा या दिल्ली सल्तनत के पहले राजा, दिल्ली सल्तनत के पहले संस्थापक जिनका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी कहानी इस प्रकार समाप्त होती है। कल के वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आया था, किसने शासन किया था और क्या क्या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों एक बार मैं फिर से आज मैंने जो पढ़ा है उसका एक बार मैं शॉर्टकट में रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर पता चल सके। देखिए दोस्तों हमने चर्चा करी थी दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का बीजारोपण कब हुआ था? तो मैंने बताया 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसके दौरान हुआ था। ठीक है, उसमें जो मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी उससे उसका रास्ता स्पष्ट हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम और दामाद था। ठीक है,
इसमें दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश कौन से? तो सबसे पहले कौन सा आता है? गुलाम वंश आता है, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है? खिलजी वंश आता है। तीसरा कौन सा आता है? तुगलक वंश आता है। चौथा कौन सा आता है? सैयद वंश। और पांचवा कौन सा वंश होता है? लोधी वंश होता है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन होते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी के जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक के गयासुद्दीन तुगलक। सैयद के खिज़्र खां। और लोधी वंश के बहलोल लोधी होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको इनका टाइम पीरियड भी बताया था कि कब से कब तक इनका वंश का शासन रहता है। फिर सामान्य जानकारी दी थी, जिससे मैंने आपको बताया कि सुल्तान का मतलब यहाँ के प्रमुख से, अमीर का मतलब नौकरशाह से, और उलेमा का मतलब धर्म प्रमुख से होता है, ठीक है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि इसको 3 उपाधियाँ दी गई है। कुरान का मतलब कुरान पढ़ने के कारण, पील बख्श लाख बख्श दान करने के कारण, हातिम ताई का मतलब मिनाज उस सिराज द्वारा इसको दी गई है। फिर हमने बात करी थी कि इसके समय जो प्रसिद्ध या चर्चित जो निर्मित जो इस्लामी वास्तुकला थी उसकी क्या विशेषता थी? तो इसमें गुंबद का निर्माण होता है, मेहराब कला का निर्माण होता है, मानव और पशु की आकृति का प्रयोग नहीं होता, कमल और स्वास्तिक की आकृति का प्रयोग किया गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, कुव्वतुल इस्लाम जो भारत की पहली मस्जिद है उसका निर्माण किया गया, और साथ ही में कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया गया। कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया गया वो किसकी याद में कराया गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा सूफी संत की के स्मृति में कराया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आपके आज गुलाम वंश में हमने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा। कल हम चर्चा करेंगे इल्तुतमिश राजा के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में आराम शाह, उसका बेटा आराम शाह राजा बनता है, और आराम शाह लगभग 5 से 7 महीने शासन करता है, और फिर शासन की बागडोर इल्तुतमिश के हाथों में आ जाती है। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वे विद्यार्थी जो परीक्षाओं की तैयारी करें और उन तक मेरे वीडियो नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।